Good morning and welcome everyone, my dear students. Let's start our topic रेनेशा और पुनर्जागरण। और जैसा लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वाली क्लास में हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमें उसके परिणामों को देखते हुए पुनर्जागरण के महत्व को इंगित करना है। अब इसे हम कैसे करेंगे? जो पॉइंट्स हमने परिणाम में किए थे उनको सकारात्मक रूप में हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे और वही उसकी इम्पोर्टेंस को शो करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। तो पहला पॉइंट है विचार स्वातंत्र्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विचार स्वातंत्र्य कब मिला? ड्यू टू मानववादी आइडियोलॉजी, जिसमें मनुष्य ने स्वयं अपने बारे में सोचना, समझना, चिंतन मनन करना प्रारंभ किया और चर्च के द्वारा जो गाइडेंस उसको अभी तक दिया जा रहा था उसको धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू किया। जैसा आप जानते हैं, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि चर्च विज्ञान को स्वीकार नहीं करता था और उसे मनुष्य के लिए उचित भी नहीं मानता था। ऐसी कंडीशन में विज्ञान का विकास होना पॉसिबल ही नहीं था, बल्कि कोई नए खोजकर्ता या वैज्ञानिक अपने जो नए खोजें प्रस्तुत करते थे उनको रिवार्ड मिलने के स्थान पर उनको पनिशमेंट दी जाती थी। अभी हमने जो वैज्ञानिक खोजें पढ़ा था, विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण पढ़ा था, तो उसमें कुछ खोजों के बारे में पढ़ा था। लाइक आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, टॉलमी वाला। टॉलमी ने पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में जो सिद्धांत दिया था वो पूर्णतः गलत था और उसको गलत सिद्ध करा था कोपरनिकस ने। लेकिन कोपरनिकस की बात को चर्च द्वारा एकाएक एक्सेप्ट नहीं किया गया था। बाद में उसके दोस्त के द्वारा उसके विचारों का प्रचार प्रसार किया गया और अंततः उसको स्वीकार भी किया गया। तो चर्च ऐसे किसी भी नए सिद्धांत, थ्योरीज और जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो नई खोजें थी, अनुसंधान थे, उनको एक्सेप्ट नहीं करता था। तो पुनर्जागरण का महत्व सबसे पहले इसी बात में कि जो व्यक्ति कभी अपने बारे में नहीं सोचता था, अपना चिंतन मनन नहीं कर सकता था, अपने लिए जीवन नहीं जीता था, वो अब अपने लिए सोचने समझने के लिए स्वतंत्र था। उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार था और इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी डेवलप हुआ। मनुष्य को जब ये फील होने लगा कि वो इस दुनिया में आया है तो पूरा सुखमय और वैभवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार उसे है। उसे धन कमाने, धन का संचय करने, अपनी सुख सुविधाओं पर उस धन का इन्वेस्ट करने का अधिकार है और उसके लिए उसको आवश्यकता पड़ी अधिक से अधिक धन कमाने की। और इसके लिए विज्ञान के क्षेत्र में जो नए नए आविष्कार हुए, उन आविष्कारों के चलते उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हुई, वृहद उद्योगों का विकास हुआ और नए तरीके से कृषि आदि कार्य किए जाने लगे। तो निश्चित रूप से ये सब विज्ञान की देन थी और ये इस बात को शो करते हैं कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो था वो भी डेवलप हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। वही आपके जो परिणाम है, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, उन परिणामों के पॉइंट्स जो हैं उन्हीं को आप इसके महत्व के रूप में ले सकते हैं। भौतिकवादी दृष्टिकोण था वो कैसे विकसित हुआ कि हम लोग ऐशो आराम और सुखमय जीवन की अभिलाषा जब करने लगे तो स्वाभाविक है मनुष्य सुख सुविधाओं की ओर भागने लगा। एक सिंपल सी बात है, कहा जाता है कि आप यदि डेली 4-5 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि हम वर्तमान में उदाहरण देखें, यदि व्यक्ति को 1 किलोमीटर दूर जाना है तो वो
उस 1 किलोमीटर के लिए भी उसको लगेगा कि उसके पास कोई व्हीकल होना चाहिए, बाइक हो, स्कूटी हो, बाईसाइकिल हो, कुछ भी। जब हम सोते हैं तो ये कहा जाता है सोने के लिए भी कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा यदि आप किसी वो तख्त पर सोएं, बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और आपको जो मस्कुलर पेन है, बैक एक वगैरह जो होते हैं उससे फ़ायदा होगा। लेकिन हम आज किस चीज़ पे सोना पसंद करते हैं कि हमें स्लीप वेल के मैट्रेस हो, उस पर नींद अच्छी आएगी। गर्मी के दिनों में हो, सर्दी के दिनों में जो हमारा रूम का तापमान है, टेम्परेचर है, वो नॉर्मल होना चाहिए। हम लोग हर एक जगह में इस भौतिकवाद का उदाहरण ढूंढ सकते हैं, अपने घर में, अपने आने जाने के रास्ते में या आने जाने के साधनों में, अपने ऑफिस में, या हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी हम इन सब चीज़ को देखेंगे। ये सब किसके कारण हुआ? पुनर्जागरण के कारण। और उसमें भी फिर आपको बताऊंगी बार बार, जब मनुष्य को विचार स्वातंत्र्य प्राप्त हुआ, जब मनुष्य परलोक के स्थान पर इस लोक के बारे में सोचने लगा, तो उसमें इस तरह का दृष्टिकोण जो था वो डेवलप हुआ। तो मनुष्य हर दृष्टि से सुख सुविधा और वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए लालायित होने लगा और इस तरह से भौतिकवादी दृष्टिकोण जो है वो डेवलप हुआ। नेक्स्ट आपका पॉइंट है राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता क्या होती? देखिए सिंपल सी बात है, तो हम कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति जो अच्छी भावनाएं रखता है, अपने देश को प्रेम करता है, वो राष्ट्रीय भावना है। और वास्तविकता में हम देखें तो यही है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रीयता की भावना है। साथ ही साथ उसमें कुछ चीज़ें और जुड़ जाती हैं, और वो क्या है? आज हर देश का नागरिक ये चाहता है कि उसके देश का नाम ऊंचाइयों को छुए, और इसके लिए वो अपने देश को हर दृष्टि से संपन्न और समर्थ देखना चाहता है। अभी इन दिनों वो टोक्यो में ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, और हमारे यहाँ भी कुछ मेडल्स जो आए हैं, आप देखिएगा नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लिया गया, और शायद देश के हर एक नागरिक ने, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति ने उसका दिल से स्वागत किया, उसको मन से शुभकामनाएं दी। उसका कारण हमारे देश का नाम उसने रोशन किया। मीराबाई चानू है, ये खेल की बात हो गई, हमने गेम्स का फील्ड लिया। मान लीजिए आज हमारे यहाँ कोई साइंस का इन्वेंशन होता है बड़े लेवल पर, जहाँ अभी आप इस कोविड-19 का उदाहरण भी ले सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, वैक्सीन्स जो तैयार की गई हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि उस समय जब स्टार्टिंग था, इसका फर्स्ट वेव था, तो उस दौरान ये आपका USA, रशिया एंड अदर कंट्रीज़ जो है वो वैक्सीन तैयार करने के लिए सभी प्रयास कर रहे थे, क्योंकि एक खतरनाक वायरस हर देश में घुस चुका था और उससे लोग महामारी की चपेट में आए। और हमारे इंडिया में भी प्रयासों में कोई कमी नहीं रही, और हमारे यहाँ भी कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन नामक ये वैक्सीन तैयार हुई। सपोज ये दूसरी कंट्रीज से और पहले हो जाता, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होती वो हमारी वैक्सीन होती, तो ये भी हमारे देश के लिए अच्छा नाम रोशन करने वाला होता। और है भी, इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में इतना तीव्र गति से वैक्सीनेशन चलना, एंड वो भी काफ़ी प्रभावशाली होना उस वैक्सीन का, ये अपने आप में देश के नाम को, देश के मान को बढ़ाता है। तो पुनर्जागरण
का महत्व इस बात में भी कि पहली बार, अभी तक क्या था, मनुष्य, मैंने जैसे आपको बताया कि वो धर्म और चर्च से कभी आगे बढ़ा ही नहीं, इससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाया, ना अपने जीवन के बारे में, ना राष्ट्र जैसी किसी चीज़ के बारे में। शासन, प्रशासन, इन सब से उसको दूर रखा जाता था। तो स्वाभाविक है राष्ट्र के प्रति उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, इनसे भी वो पूरी तरह अनभिज्ञ था। अब धीरे धीरे चर्च का जो राजनीति में हस्तक्षेप था वो कम होने लगा। पुनर्जागरण के कारण विभिन्न देश आपसी संपर्क में आए, लोगों से नई नई संस्कृतियाँ सीखी और इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में जो संपर्क थे वो स्थापित होते चले गए। जब संपर्क स्थापित हुए तो ये लगने लगा, उदाहरण के तौर पर हम ले सकते कोई एक राष्ट्र, जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा यूरोपीय राष्ट्रों में हुई, तो उस प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड के साथ साथ यूरोप के अन्य राष्ट्र भी सम्मिलित हुए। अब उसका भी कारण क्या था कि दूसरे देशों को ही लगने लगा कि यार इंग्लैंड के पास यदि इतने उपनिवेश है तो हमारे पास क्यों नहीं, हम इस दृष्टि से सक्षम क्यों नहीं हो सकते। और उन्होंने फिर अपने यहाँ विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और इस तरह से धीरे धीरे अपने राष्ट्र की मान सम्मान, राष्ट्र के वर्चस्व को लेकर के जो भावना डेवलप हुई वही राष्ट्रीयता की भावना के रूप में जानी जाती है। और ये भी देन है पुनर्जागरण की। इसका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करना, हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, सैन्य व्यवस्था हो, हर एक क्षेत्र में ये राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाता है। प्रगति, विकास हर क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण। पुनर्जागरण के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो धर्म सुधार आंदोलन ही है। अब पुनर्जागरण ने उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार करी कि आने वाले समय में बृहद स्तर पर धर्म सुधार आंदोलन हुआ यूरोप में। पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि धर्म सुधार की आवश्यकता कहाँ पड़ी। तो आप लोगों के लिए अभी तक शायद ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार इस चीज़ को बता दिया है कि धर्म के नाम पर चर्च और पोप, चर्च जो ईसाई जगत की सबसे बड़ी धार्मिक स्थान होता है, उसका पूजा गृह होता है, और पोप पूरे ईसाई जगत का जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु है, उसे हम पोप के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भी वेटिकन सिटी जो है वो उसकी अपनी स्टेट है रोम के पास ही, और पहले रोम में, जो इटली की राजधानी है रोम, उसमें पोप का निवास स्थान हुआ करता था। उसके अंतर्गत उसके अधीनस्थ उसे कई सबॉर्डिनेट्स थे जो कार्डिनल्स, पादरी आदि के रूप में जाने जाते थे। तो ये सारे मिलकर के, पोप उनका हेड था, कार्डिनल्स और पादरी उसके सबॉर्डिनेट थे, ये सारे लोग मिलकर के धर्म के आधार पर लोगों को जीवन यापन करने के मार्ग बताते थे। अब हिसाब से यदि हम देखें तो ये जो मार्ग है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा मार्ग, जहाँ व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अच्छे काम करे, सद्कर्म करे, सत्य की राह पर चले। और ये जो शिक्षा देने वाले थे सत्य की, मोक्ष की, वो शिक्षा देने वाले लोग भी उन मार्गों पर चलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। पोप और उसके अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता था कि हमें सामान्य जीवन जीना चाहिए, भोग विलासी नहीं होना चाहिए, सुखमय जीवन नहीं जीना चाहिए। लेकिन यदि आप चर्च का जीवन देखें तो वो पूरी तरह से भौतिकवाद से परिपूर्ण था। चर्च के पास अथाह संपत्ति थी, चर्च के अधिकारियों के पास
किसी प्रकार का धनाभाव नहीं था। तो जो स्वयं धन का संग्रह कर रहे हैं, स्वयं सुख में जीवन जी रहे हैं, भौतिक जीवन जी रहे हैं, वो आम आदमी से उन सब से परे रहने के लिए कह रहे हैं और सिर्फ एक ही बात करते हैं, मोक्ष की। और वो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जब चर्च द्वारा बताए गए मार्ग पर आप चलेंगे। और इसी में आप जब धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, मार्टिन लूथर पढ़ेंगे, तो उसमें पाप विमोचन पत्र पढ़ेंगे, इंडल्जेंस। तो एक गिरजाघर के निर्माण के लिए चर्च द्वारा, पोप के द्वारा इंडल्जेंस बेचे गए, पैसों से उनको आम पब्लिक खरीद रही थी। और ये कहा गया कि जो इन इंडल्जेंस को खरीदेगा उसके लिए मोक्ष के द्वार सीधे खुले रहेंगे। अब मार्टिन लूथर जैसे धर्म सुधारकों का आविर्भाव हुआ, उनका उदय धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा योगदान था। अब लेकिन पुनर्जागरण ने इस धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार करी? तो पुनर्जागरण काल में एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी, जिसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, अभी भी हो चुकी थी, मानववादी विचारधारा। जिस विचारधारा के तहत मनुष्य ने सिर्फ चर्च की बातों को ही स्वीकार नहीं करा, बल्कि उसने अपने बारे में सोचना, समझना, चिंतन करना और अपने इस जीवन को सुखमय बनाने का हर संभव प्रयास करना प्रारंभ किया। फिर नया नया लिटरेचर लिखा गया, साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, जिससे लोगों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ, लोगों के समझने सोचने का जो तरीका था उसमें बदलाव आया, कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ परिवर्तन नहीं हुआ। और उसी परिवर्तन के कारण जो पूरी मानव की विचारधारा थी वो परिवर्तित हुई। और फिर उसमें चर्च द्वारा जो अनर्गल बातें कही जाती थी उनको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो वृहद स्तर पर यूरोप में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि वास्तव में पुनर्जागरण के कारण ही तैयार हुई थी। अगला आप इसका पॉइंट लिखेंगे महत्व के रूप में, उन्नत पाठ्यक्रम, सिलेबस जो आप लोग स्कूल कॉलेजेस में, स्कूल में पढ़ के आए हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, और स्टार्टिंग में ही आपको सिलेबस नोट करा दिया जाता है विभिन्न सब्जेक्ट्स में। अब यहाँ पर उन्नत पाठ्यक्रम क्या था पुनर्जागरण के दौरान? आप देखो, जो पहले शिक्षा दी जाती थी वो पूरी तरह से धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। मतलब मनुष्य को पहले से ही, स्टार्टिंग से ही, उसके जीवन की शुरुआत से ही वैरागी बना दिया जाता था। अब वो वैरागी स्वभाव उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता था। भाई उतना कमाओ जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है, उतना ही धन का संग्रह करो, पूरा टाइम, बाकी जो शेष टाइम है वो आप ईश्वर की साधना आराधना में लगा दो। तो ये नियमितता जो है वो चली आ रही थी शिक्षा के पाठ्यक्रम के रूप में प्राचीन समय से। अब पुनर्जागरण ने क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन किया था, तो स्वाभाविक है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। अब मनुष्य के लिए जो शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया गया, उसमें विभिन्न ऐसे विषयों को जोड़ा गया जो मनुष्य के उन्नत और सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है। और इसके लिए आप देखिएगा, जैसे यूनानी और लैटिन भाषाओं के अध्ययन को अब प्रमुख स्थान दिया जाने लगा, ताकि जो यूनानी साहित्य है, जो लैटिन भाषा में लिखा गया साहित्य है, दूसरे शब्दों में जो ज्ञान के अथाह भंडार, स्पेशली यूनानी रोमन साहित्य ज्ञान का अथाह भंडार था, जिसे अभी तक
जनता पढ़ने में समर्थ नहीं थी। तो अब पाठ्यक्रम में उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया ताकि उसमें छुपा हुआ ज्ञान, उसमें वर्णित ज्ञान लोगों को पढ़ाया जा सके, उसका वो अध्ययन करके अपने जीवन में जो वास्तविकताएं हैं उन वास्तविकताओं से वो परिचित हो सके। तो ये जो साहित्य था यूनानी, रोमन, लैटिन भाषा का, उसे पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसके साथ साथ जो महान साहित्यकार हुए, जो महान दार्शनिक हुए, उनकी जीवनियों से, उनके जीवन से अवगत कराया जाने लगा और उन्हें भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। आप जानते हैं, अभी जैसे हिस्ट्री में हम उन लोगों को ज़्यादा पढ़ाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ विशेष किया, उन सभी को हम लेते हैं। जैसे राजस्थान हिस्ट्री में आप महाराणा सांगा पढ़ते हैं, राणा प्रताप पढ़ते हैं, और अकबर पढ़ते हैं इंडिया लेवल पर। वर्ल्ड लेवल पर आप नेपोलियन को पढ़ते हैं, बिस्मार्क को पढ़ते हैं, मेजनी, कैबूर, गैरीबाल्डी को पढ़ते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से डेवलप करती है। उसकी सोच और विचार जो हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन लाती हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसी पर्सनैलिटीज़ को सिलेबस में स्थान दिया गया। तो जो प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक थे लाइक सीजर, सिसरो, चर्चिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तु आदि की जो रचनाएं थी उन्हें सिलेबस में या पाठ्यक्रम में ऐड करके पाठ्यक्रम को काफ़ी उन्नत किया गया। और इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण परिणाम है, महत्व के रूप में आप इनके आधार पर इस पुनर्जागरण रेनेसां के महत्व को क्लियर कर सकते हैं। आज आपका ये रेनेसां कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप उसको नोट भी करके रखिएगा। नोट साथ के साथ बनाते चलो, ताकि यदि कोई कमी रह जाती तो जब हमारी ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस होंगी तो उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।